दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और चर्चित पॉडकास्ट की समरी लेकर आया हूं। मैंने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर उनका कन्हैया कुमार के साथ किया गया अनप्लग्ड पॉडकास्ट देखा। ये इंटरव्यू काफी लंबा है, लेकिन इसमें इतनी गहरी और जरूरी बातें हैं कि मैंने सोचा कि इसकी कुछ खास बातें निकालकर आपके साथ शेयर करूं। इस समरी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये पॉडकास्ट कितना दमदार है, और फिर आप चाहें तो पूरा इंटरव्यू भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि जमाना कब बदलेगा? जवानी जाने से पहले बदलेगा या जवानी के रहते बदलेगा? मेहमान खास है, नाम है कन्हैया कुमार। कैसे कन्हैया आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बहुत शानदार, आपको देख के और अच्छे हो गए। पॉडकास्ट की शुरुआत में ही शुभांकर मिश्रा कन्हैया कुमार से पूछते हैं कि वो जेएनयू के प्रेसिडेंट से लेकर अब तक पॉलिटिकल कुर्सी पर सेटल क्यों नहीं हो पाए हैं। इस पर कन्हैया कुमार एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो मौजूदा रिजीम है वो ज़्यादा शर्त नहीं रखती है आपके सामने कुर्सी देने के लिए। सिर्फ इतना करना होता है कि कुर्सी की थोड़ी सी ज़मीन के लिए थोड़ा अपना ज़मीर बेच देना होता है। उन्होंने बताया कि राजनीति में आना उनके लिए मौका मतलब चांस नहीं था, बल्कि ये उनकी पसंद मतलब चॉइस था। वो कहते हैं कि कुर्सी पर बैठने के लिए आज की सत्ताधारी पार्टियां जमीर बेचने की शर्त रखती हैं, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए कुर्सी से ये दूरी उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी अपनी मर्जी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि राजनीति सिर्फ कुर्सी पाने का खेल नहीं, बल्कि ये हमारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है, जब यह तय होता है कि हम कौन सी जाति, धर्म या लिंग में मिलेंगे। ये सुनकर मुझे लगा कि उन्होंने राजनीति को एक बहुत ही अलग और जमीनी नजरिए से समझा है। इसके बाद बातचीत उस विवाद पर आती है जिसमें कन्हैया कुमार को पूरे देश में मशहूर या बदनाम जो भी कहिए कर दिया था। जेएनयू, कन्हैया कुमार का नाम कहीं भी लिखो आज भी आता है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया कुमार। जी हाँ, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाली आरोप की बात कर रहा हूँ। पॉडकास्ट में कन्हैया कुमार ने इस पर बहुत खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अब वो इस पर सफाई देना छोड़ चुके हैं। वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि जब बीजेपी वाले उन्हें ये कहते हैं तो वो जवाब देते हैं कि खाली टुकड़े टुकड़े गैंग मत बोलिए, सरगना हूँ तो थोड़ा इज्जत दिया करो। क्योंकि ये मैं जान गया हूँ कि ये आरोप लगाते कौन है। ये आरोप भाजपा के समर्थक और भाजपा के लोग लगाते हैं। तो वो जब कहते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ मैं हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरी घटना बीजेपी और एबीवीपी की एक सोची समझी साजिश है, ताकि जेएनयू की छवि खराब की जा सके और असली मुद्दे से ध्यान को भटकाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला अभी भी कोर्ट में रुका हुआ है और कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। शुभांकर मिश्रा ने उनसे एक बहुत सीधा और मुश्किल सवाल पूछा कि क्या उन्होंने अपने साथी उमर खालिद को धोखा दिया। अच्छा, एक और नाम बोला जाता है। कौन सा? कि उमर आपका प्रचार करने के लिए आए थे। उमर हमारा प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। ये आज मैं पहली बार आपके सामने बोल रहा हूँ। ये कौन सी उम्र की बात हो रही है? जो जेल में है। अच्छा। इस पर कन्हैया कुमार ने कहा कि वो उमर खालिद को अपना दोस्त और सहयोगी मानते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि उमर खालिद उस जेएनयू वाले केस में जेल में नहीं है, बल्कि दिल्ली दंगे से जुड़े एक दूसरे मामले में बंद है। यहाँ उन्होंने हिंदू प्रिविलेज वाली बात भी स्वीकार की। उन्होंने माना कि उन्हें अपने धर्म या जाति की वजह से वैसा उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ा जैसा शायद उमर खालिद या सरजील इमाम को झेलना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्होंने औकात के आधार पर उत्पीड़न जरूर झेला है। ये एक बहुत ही ईमानदार बात थी जो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कही। एक और बहुत बड़ा विवाद जिस पर उन्होंने खुलकर बात की वो था भारतीय सेना और कश्मीर पर दिया गया उनका बयान। भारतीय फौज, इंडियन आर्मी। देखिए अब शुभंकर जी, हम आपको अच्छा रेट कर रहे हैं। हाँ। आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप टीवी पे नहीं। हाँ, आप पहले सवाल पूछिए, लेकिन फैक्ट के साथ पूछिएगा, हम पकड़ लेंगे। चलो मैं पकड़ लेता सीरीज पे। हाँ। क्या कन्हैया कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में रेप करती है? कन्हैया ने पॉडकास्ट में बताया कि वो 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि इंडियन आर्मी रेप करती है। उन्होंने सुरक्षा बल शब्द का इस्तेमाल किया था और वो ये बात कर रहे थे कि कैसे पूरी दुनिया में बलात्कार को एक युद्ध के हथियार मतलब वॉर टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारतीय सेना का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वो आफ्सा जैसे कानून का विरोध करते हैं।
जिसके तहत कश्मीर में मानवाधिकार के हननों की घटनाएं सामने आती हैं। जब मैंने ये सुना तो लगा किसी भी बयान को बिना पूरे संदर्भ के देखे कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद बातचीत उनके सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में आने की हुई। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्यों छोड़ी? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी दो परसेप्शन मेजरली जो मैंने पढ़े लिखे सुने। एक था कि कम्युनिस्टों की जो सीनियर लीडरशिप थी वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही थी कि आप ऊपर उठ के थोड़ा और ग्रो कर जाए। एक था कि यू वेर वे टू एम्बिशियस और आपको समझ में आया कि जेएनयू कहानी अलग थी, जेएनयू बाहर कम्युनिस्टों का मामला कमजोर है। राहुल जी जिंदाबाद, कभी ना कभी सरकार आएगी तो हम भी नेता मंत्री बनेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी बदलने से उनकी विचारधारा नहीं बदली है, बस काम करने का तरीका बदल गया है। उनका मानना है कि कांग्रेस एक ऐसा मंच है जहां वो अपनी वामपंथी विचारधारा के साथ रहकर भी काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बीजेपी से लड़ने के लिए एक बड़े और मजबूत मंच की जरूरत है और कांग्रेस उन्हें वो मंच देती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस में जीवन भर रहने का इरादा रखते हैं और प्रशांत किशोर के साथ जाने की भी उनकी अभी कोई संभावना नहीं है। वो इस संभावना को भी खारिज करते हैं। मुझे यह हिस्सा काफी दिलचस्प लगा जहां शुभंकर ने उनसे निजी जीवन, खर्चे, धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी बात करी। व्यक्तिगत तौर पे ठीक है ना, मैं ईश्वर के दरबार में कुछ मांगने नहीं जाता हूँ, अमिताभ बच्चन हो आप। क्योंकि हमारा ये मानना है कि ईश्वर आपके भीतर वास करते हैं, आपके कर्मों में वास करते हैं। तो धर्म का जो स्पिरिचुअल पक्ष है ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें जन कल्याण की बात है, बंधुत्व की बात है, शांति की बात है। हर धार्मिक आयोजन में मेरे घर में कहा जाता था विश्व में शांति हो, अभी भी हाँ वही ठीक है, लोगों का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। इतना तक हम धार्मिक हैं। कन्हैया ने बताया कि वो व्यक्तिगत रूप से धार्मिक नहीं है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अपने खर्चों पर उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा सादा जीवन जीते हैं और उनकी किताब की रॉयल्टी से ही उन्हें करीबन 15 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी यात्रा का खर्च पार्टी उठाती है। ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि राजनीति के पीछे की असलियत वैसी चकाचौंध वाली नहीं है जैसा हमें दिखती है। पॉडकास्ट के आखिर में उन्होंने बिहार की राजनीति और अपने भविष्य पर भी बात की। उन्होंने बताया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट अभी तय नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार के तौर पे उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे ये नहीं पता है अभी, लेकिन बिहार का विधानसभा चुनाव तो नजदीक, अब तो क्लैरिटी नहीं मिली अब तक कि आप लड़ रहे हो नहीं लड़ रहे हो। नहीं, अभी किसी को क्लैरिटी नहीं मिली है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिहार जैसे बड़े राज्य को कोई एक अकेला नेता नहीं बदल सकता। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास मतलब कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। उन्होंने राजस्थान के हेल्थ मॉडल और कर्नाटक की कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की और कहा कि बिहार के लिए भी ऐसी ही मॉडल की जरूरत है। उन्होंने तेजस्वी यादव के सरकारी अनुभव की सराहना की, लेकिन फिर भी सामूहिक नेतृत्व पर ही जोर डाला। तो कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट से कन्हैया कुमार की एक बहुत ही साफ और बेबाक तस्वीर सामने आती है। वो अपनी विचारधारा को लेकर बहुत स्पष्ट है, विवादों का खुलकर जवाब देते हैं और राजनीति को सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं बल्कि एक सामाजिक संघर्ष के रूप में देखते हैं। ये बस कुछ मुख्य बातें थी। अगर आप ये पूरी दिलचस्प बातचीत देखना या सुनना चाहते हैं तो मैंने शुभंकर मिश्रा के ओरिजिनल पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर इसे जरूर देख सकते हैं। आपको भारतीय राजनीति के कई पहलुओं पर नई सोच मिलेगी। आपको ये समरी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में।